हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में देखेंगे। ये पॉलिसी हमारे सामने बुधवार यानी 29 जुलाई 2020 को आई है। तो इस पॉलिसी में हमारे पास बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इन सारे चेंजेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस जो चेंजेस हैं उनको देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो शिक्षा सॉफ्टवेयर है उसमें 34 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये शिक्षा सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास जो अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वो 1986 से ही चल रही थी। अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। आज 34 साल बाद हमारे सामने हमारे शिक्षा पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया, बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया गया है। तो ये अमेंडमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो चेंजेस है वो 34 साल बाद आया है। इनमें जो दो बहुत ख़ास चेंजेस हैं वो पहला ये है कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हमारे पास जो MHRD डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही हमारी जो सरकार है अब हमारे GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी, जो कि अभी करंटली 4% के अराउंड है। तो इस GDP के चेंजेस से हमको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे, क्योंकि हमारी सरकार जब ज़्यादा खर्च करेगी शिक्षा पे तो जाहिर सी बात है इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और अब हम बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को किसने बनाया। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्व चीफ थे उनका नाम था D.K. कस्तूरीरंगन। उन्होंने ही इस एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप किया है। इस एजुकेशन पॉलिसी का जो फंडामेंटल्स है यानी जो पिलर्स हैं इसके, वो सभी को समान शिक्षा और एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो जो हमारी 1986 में जो पॉलिसी चल रही थी उसको रिप्लेस किया है। चलिए आगे देखते हैं कि इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, अभी तक हमारा जो सिस्टम था वो 10+2 पे आधारित था। 10+2 का मतलब था कि हम हमेशा बोर्ड से ही बच्चे को आकलन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है और इस पैटर्न में फॉलो किया गया है 5+3+3+4 आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में जो हमारे पास 3 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको कवर किया जा रहा है। देखिए, अभी हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 5th मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मेनली फोकस करती थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 साल से स्टार्टिंग हो रही है। तो देखिए, और इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 5+3+3+4 में। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो 3 इयर्स से स्टार्ट हो रहा है और 3 इयर्स से स्टार्ट होने के बाद 1 और 2 यानी 3 साल का ये 3 से स्टार्ट होगा और 2 साल यानी बच्चा जब 5 साल तक का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा गया, यानी 3 से 5 साल तक। तो 3 से 5 साल तक के बच्चे में को आंगनबाड़ी की सुविधा दी जाएगी और इस तरीके के जो बच्चे होंगे उनको उनके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें वो आसानी से अपनी मातृभाषा में कुछ खेल कूद और कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करें ताकि उनमें सीखने की जो क्षमता है वो डेवलप हो सके। इसके बाद जो अगला स्टेज होगा उनका, जिसमें हम लोग वो बच्चे आफ्टर क्लास 2 के बाद 3, 4 एंड 5 में जाएंगे, जिसमें वो 3 साल बिताएंगे। इसमें उनका प्रिपरेटरी एज होगा और इस एज में चूँकि बच्चों को सीखने की बहुत जो इच्छा होती है वो बहुत तीव्र होती है, तो उनको जो सिखाया जाएगा वो उनके मातृभाषा या उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी उसमें सिखाया जाएगा ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। अंग्रेजी का जो हवा है उसको कम किया जा रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। और जो अगला स्टेज है 6th 7th ईयर्थ, जिसमें बच्चा 3 साल का रहेगा। 3 साल का स्टेज इसमें जो होगा, ये स्टेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ पहली बार बच्चों को विषय से अवगत कराया जाएगा। और इसमें जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि
6 7 ईयर के बच्चों में जो 6 से जब बच्चे स्टार्ट करेंगे तो उनको इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। अभी हम आगे बताते हैं इंटर्नशिप क्या होगा उनके लिए। आपको पहले इंपॉर्टेंस लग रहा होगा कि इंटर्नशिप तो बड़े लेवल पे होता है, लेकिन उनको इंटर्नशिप कराया जाएगा। और अगला जो स्टेज है उसमें है 9th 10th 11th 12th, जो 4 साल का व्यतीत होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग 10+2 देखते थे, तो इसमें भी बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। चलिए हम इन चेंजेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो स्कूल एजुकेशन है, जिसमें 5+3+3 वाला कॉन्सेप्ट है, यानी जो बच्चा 3 साल से लेके स्टार्ट कर रहा पढ़ाई और जब बच्चा ईयर तक जाता है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस है। उन चेंजेस को हम देखते हैं। इन चेंजेस में सबसे पहले जो बच्चों का जो पढ़ाई का जो भाषा है, उस पर सबसे पहले ध्यान दिया गया है। उसमें उनको उनकी जो मातृभाषा है या जो मदर टंग है या जो उनका रीजनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल कोई हरियाणा का रहता है तो उनको हरियाणवी में सिखाया जाए, जो बंगाल का उनको बंगाली में, जो उत्तर प्रदेश का उनको हिंदी में, भोजपुरी में, जैसे भी उनको सिखाया जाए उनको सिखाना है, यहाँ पे फोकस करना है। इस ये जो सिस्टम है, इसका मेन जो फोकस है वो ये है कि बच्चों में साक्षरता है और संख्या ज्ञान पे उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है, ये जो पॉलिसी है। और इसमें जो हर बच्चे को जैसा कि मैंने बताया था कि जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में जाएगा तो उसको कम से कम एक वोकेशनल ट्रेनिंग में एक्सपोज करना है। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा 6 में गया और 6 में बच्चा जाता है तो उसको ऐसा बोला गया कि 10 डेज़ का बैगलेस स्कूल रहेगा। वो बैगलेस स्कूल में वो बच्चा जाएगा किसी जो आपके आसपास कोई इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम करता होगा, मेटल वर्क्स का काम करता हो, गार्डनिंग करता हो, या जो कोई खिलौने बनाता हो या कोई बर्तन बनाता हो, ये वहाँ जाके 10 दिन की ट्रेनिंग लेंगे और उनके साथ रह के ये सीखेंगे कि ये ऐसा काम कैसे किया जाता है, ताकि उनके अंदर एक रोज़गार की भावना विकसित हो सके। और इस तरीके की ट्रेनिंग से उनके अंदर वोकेशनल जो कोर्सेज होंगे उनके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो मेजर रिफॉर्म किया गया है वो है 10+2 का स्ट्रक्चर। देखिए अभी हमारा जो 10+2 का स्ट्रक्चर है उसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इस पे बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, और अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। यहाँ आर्ट, साइंस और कॉमर्स की जो कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ जो उनके सामने कॉन्सेप्ट लाया जा रहा था कि एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, उस बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे और कई बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। तो इन सब चीज़ों को दूर करके अब उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम को एक बार ना करा के साल में 2 बार कराने का कॉन्सेप्ट लेके आया है। और 2 बार जब एग्ज़ाम होगा तो अब बच्चों को ये नहीं कि केवल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, बच्चे के पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्ज़ाम होगा, ताकि बच्चा आसानी से पास हो सकता है। और एग्ज़ाम में कुछ खास बात ये रखा गया है कि उनके साथ जो ऐसा नहीं कि रटने पे ध्यान दो, उनको ऐसा जो एग्ज़ाम हो उसमें ऐसे चीज़ पूछे जाए जिससे उनकी लर्निंग पे ध्यान दिया जाए, ना कि उनके जो वो कॉन्सेप्ट रट के आए हैं वो आज लिख देते हैं। इस बात को ख़त्म किया जा रहा है। अब सबसे मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अभी हायर एजुकेशन में क्या होता है, सपोज आप बीटेक करने जाते हो, बीटेक करने में आपको 4 साल की डिग्री मिलती है। उसमें क्या होता है, किसी कारणवश कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देता है। अब अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करने के बाद क्या होता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसके जो 2 साल होते हैं वो पूरे पूरे बर्बाद चले जाते हैं। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई 1 साल का डिग्री, मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, उसमें उसने 1 साल कंप्लीट किया और उसने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया, तो उस केस में उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने एक कोर्स का में सर्टिफिकेशन किया है। दूसरी बात, अगर वो बच्चा 2 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ता है तो उस केस में उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और अगर कोई बच्चा 3 साल का पढ़ाई करने के बाद कोर्स को ड्रॉप करता है तो उसको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 4 साल की पढ़ाई करता है तो 4 साल की पढ़ाई के बाद वो क्या कर सकता है, वो रिसर्च में जा सकता है। यानी कोई 3 इयर्स की पढ़ाई करने के बाद रिसर्च में नहीं जा सकता है, पहले ही यहाँ बाउंड कर दिया जा रहा है। अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हो तभी आके रिसर्च में जा सकते हो। अच्छा, अब रिसर्च में जाने के लिए उनको मास्टर डिग्री करनी पड़ती थी और उसके बाद एमफिल पास करना होता था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया था। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये भी बोला गया है कि अगर आप 5 साल का पढ़ाई करते हो बैचलर्स के साथ साथ तो आपको मास्टर डिग्री भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, एक सबसे ख़ास बात है
कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप एक एजुकेशन में पढ़ रहे थे, मतलब एक बैचलर डिग्री ले रहे थे, आप किसी कारण से वो कोर्स छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हो, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और बाद में उस कोर्स को फिर से रिज्यूम करना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बनाया गया है, यहाँ पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जिसका मेन एम होगा कि जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च की से जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे पूरा फोकस करेगी। उन इंस्टीट्यूट को वो ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी जो रिसर्च कराते हैं और उनके लिए अच्छी फैकल्टीज़ की व्यवस्था कराएगी। यानी हमारे यहाँ इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें रिसर्च पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था हो एक वैश्विक स्तर पे आ सके। आगे हमारे सामने एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की भी स्थापना की जा रही है, ताकि हम जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है वो सब कर सकें और जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका हम आदान प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छी व्यवस्था आएगी। साथ साथ एक एकेडमिक, हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि एक यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आपके पास बैंक होता है वैसे ही आपके पास अब एकेडमिक बैंक होगा। वहाँ पे आपके पास जो भी आपने कोर्सेज में जो मार्क्स गेन किए हैं उनको वो एक डिजिटली एक बैंक के रूप में स्टोर किया जाएगा, ताकि आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में जो कॉन्सेप्ट लेके आते हो, मतलब जैसे मान लो आप एक बार कोर्स छोड़ के चले गए तो उसकी इन्फॉर्मेशन ABC बैंक में स्टोर हो जाएगी, फिर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो उस ABC बैंक में वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। तो इसकी एक इस्टेब्लिश किया जाएगा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आपके डेटा को डिजिटली स्टोर करेगा, ठीक है, ताकि आप जब भी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र होते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कोई एक्सेस कर सके। तो ये बहुत सारी चेंजेस हैं। और अब एक और चीज़ है, जैसे अभी तक हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के लिए UGC और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए AICTE हमारे पास हुआ करता था, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक हमारे पास कंट्रोलर दिया जाएगा जो हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। लेकिन अब ये सारे चेंजेस हमारे जब तक इसका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो देखते हैं आगे ये पॉलिसी कैसी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।